नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत बड़े सवाल की। जलवायु परिवर्तन और खत्म होती प्रजातियों का जो ये दोहरा संकट है, इसमें आखिर भारत कहाँ खड़ा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, ग्लोबल लेवल से लेकर भारत की अपनी कोशिशों और जीतों तक। तो सवाल ये है कि पृथ्वी के इस दोहरे संकट पर, यानी एक तरफ बदलता मौसम और दूसरी तरफ गायब होती प्रजातियां, दुनिया कर क्या रही है और इसमें भारत का रोल क्या है। देखिए, ये दोनों समस्याएं ना असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आइए देखते हैं कि दुनिया क्या कदम उठा रही है और इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ फिट बैठता है। आज हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि हमारा ग्रह संकट में क्यों है, फिर देखेंगे कि कैसे दुनिया एकजुट हुई। इसके बाद भारत के अपने प्रयासों यानी हरित किले की बात करेंगे। फिर आएगी बाघों की वापसी की शानदार कहानी। हम जंगल की ताज़ा रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे और अंत में भविष्य के उस संतुलन पर बात करेंगे जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, किसी भी समाधान पर पहुंचने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है ना कि समस्या की जड़ क्या है। आखिर वो कौन से मुख्य खतरे हैं जिनकी वजह से हमारा ग्रह बीमार पड़ रहा है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे 4 मुख्य वजह हैं। पहला है प्राकृतिक घरों का विनाश, जंगलों को काटकर खेत, शहर या सड़कें बनाना। दूसरा है प्रदूषण, जैसे डीडीटी जैसा जहर पानी में जाता है, उसे छोटी मछली खाती है, फिर बड़ी मछली और फिर एक पक्षी। हर स्टेज पर जहर की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तीसरा है क्लाइमेट चेंज और चौथा प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कि प्रकृति उसे दोबारा बना ही ना पाए। तो जब दुनिया को इस खतरे का एहसास हुआ तो देशों ने हाथ मिलाया। ये कहानी 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों की है। एक जिसने उम्मीदें जगाईं और दूसरी जिसने हमें सिखाया कि पूरी दुनिया का एक साथ आना कितना मुश्किल हो सकता है। ये सफर शुरू हुआ 1992 में रियो अर्थ समिट से, जिसने एक तरह से सबकी बैठक के लिए एक मंच तैयार किया। फिर आया 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जिसने अमीर देशों पर सख्त नियम लगाए कि उन्हें अपना प्रदूषण कम करना ही होगा। लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो था 2015 का पेरिस समझौता, जिसने पूरी सोच को ही पलट दिया। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब ऊपर से नियम थोपे गए। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े देश इसमें शामिल ही नहीं हुए, तो वो लगभग फेल हो गया। पेरिस समझौते ने बॉटम अप रास्ता अपनाया, यानी हर देश ने खुद अपनी मर्जी से अपने लक्ष्य तय किए। इससे सब एक साथ तो आ गए, लेकिन अब असली चुनौती यह है कि इन वादों पर काम भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नाकाम रहा। उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जब वैज्ञानिकों ने बताया कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो पूरी दुनिया ने मिलकर उन खतरनाक केमिकल्स को बैन कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब विज्ञान, नीतियां और राजनीतिक इच्छा एक साथ आ जाएं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चलिए अब दुनिया से हटकर अपने देश भारत की बात करते हैं। भारत ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आखिर कौन सा हरा किला तैयार किया है। भारत के कानूनी कवच का सबसे मजबूत हिस्सा है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसे अम्ब्रेला एक्ट या छाता विधान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़े छाते की तरह पर्यावरण के हर पहलू को, हवा, पानी, जंगल, प्रदूषण, सबको अपनी सुरक्षा में ले लेता है और सरकार को कड़े कदम उठाने की ताकत देता है। भारत में संरक्षित इलाके मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। नेशनल पार्क को एक मजबूत किले की तरह समझिए, जहां पूरे इकोसिस्टम को सबसे ऊंचे दर्जे की सुरक्षा मिलती है और इंसानी दखलंदाजी लगभग मना होती है। वहीं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी किसी खास जानवर या प्रजाति को बचाने पर फोकस करती है और वहां कुछ हद तक नियंत्रित गतिविधियों की इजाजत होती है। और अब भारत की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर संरक्षण की कामयाब कहानियों में से एक, कि कैसे बाघ की दहाड़ एक बार फिर से भारतीय जंगलों में गूंजने लगी। ये नंबर याद रखिए, 2967। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के दशकों के अथक प्रयासों का नतीजा है। आज दुनिया के 70% से ज्यादा जंगली बाघ हमारे देश में रहते हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर जैसे मिशन का कमाल है, जिसने विलुप्त होने की कगार पर खड़े इस शानदार जीव को एक नई जिंदगी दी है। अच्छा, बाघ को सिर्फ एक जानवर मत समझिए, ये एक अम्ब्रेला स्पीशीज है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाघ को बचाने के लिए आपको उसके पूरे घर यानी पूरे जंगल को बचाना पड़ता है। अगर जंगल में बाघ है
तो इसका मतलब है कि वहां उसका शिकार भी है, शिकार के लिए घास और पौधे भी हैं, यानी पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ है। तो एक बाघ को बचाना पूरे जंगल को बचाने जैसा है। तो बाघ की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन चलिए अब पूरे जंगल की सेहत का हाल जानते हैं। भारत की जो ताज़ा वन स्थिति रिपोर्ट है वो हमें क्या बताती है? क्या तस्वीर उतनी ही अच्छी है? आंकड़े बताते हैं कि भारत का लगभग 1/4 हिस्सा हरा भरा है, पर इसमें एक जरूरी बात समझने वाली है। एक होता है फॉरेस्ट कवर, यानी हमारे घने जंगल, और दूसरा होता है ट्री कवर, यानी जंगलों के बाहर लगे हुए पेड़, जैसे खेतों के किनारे या शहरों में। ये दोनों मिलकर हमारी हरियाली को बनाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि थोड़ी चिंताजनक तस्वीर सामने आती है, जहाँ एक तरफ छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हरियाली बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे घने और जैव विविधता से भरे पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल और मणिपुर में जंगल कम हुए हैं। मतलब राष्ट्रीय औसत हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता। तो कुल मिलाकर तस्वीर कैसी है? मिली जुली। कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ चिंता की बातें भी। अच्छी खबर यह है कि पेरिस समझौते के तहत कार्बन सोखने के जो लक्ष्य हमने तय किए थे, उन्हें हम समय से पहले पूरा कर लेंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे जो असली घने जंगल हैं, उनकी बढ़त बहुत धीमी है, और हमारे तटों के रक्षक यानी मैंग्रोव जंगल वो भी कम हो रहे हैं। और ये सारी बातें हमें आखिर में उसी एक बड़े सवाल पर ले आती हैं जिसका सामना आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। सवाल है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने का। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम विकास और पर्यावरण को हमेशा एक दूसरे का दुश्मन मानते रहेंगे, या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जहां आर्थिक तरक्की और प्रकृति का स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाएं? हमारा भविष्य इसी सवाल के जवाब में छुपा है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी की, यानी जैव विविधता की। अब देखिए, ये शब्द सुनने में भले ही थोड़ा साइंटिफिक लगे, पर असल में ये कहानी है एक बेशकीमती खजाने की। एक ऐसा खजाना जो हमारी इस धरती को जिंदा रखता है और जो आज खतरे में है। तो आखिर ये बायोडायवर्सिटी है क्या? देखिए, ये सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। असल में ये वो पूरा का पूरा ताना बाना है जिंदगी का, वो पेचीदा जाल जो इस प्लैनेट को रहने लायक बनाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा अदृश्य सिस्टम जो हमारी हवा को साफ करता है, हमारे पानी को फिल्टर करता है और हमारी थाली तक खाना पहुंचाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है धरती पर मौजूद जिंदगी की हर एक वैरायटी और वो सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। मतलब ये सिर्फ जंगल में कितने जानवर हैं इसकी गिनती नहीं है, बल्कि उन सब के बीच जो लाखों करोड़ों कनेक्शंस हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, ये उसकी कहानी है। और कमाल की बात यह है कि जिंदगी का ये ताना बाना पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम धरती के पोल्स यानी ध्रुवों से अपनी यात्रा शुरू करें तो वहां जिंदगी की वैरायटी बहुत कम मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो मानो जिंदगी का एक धमाका सा हो जाता है। ये विविधता बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। इक्वेटर के पास के जो ट्रॉपिकल इलाके हैं ना, ये जिंदगी के लिए एक तरह से स्वीट स्पॉट है। यहाँ सूरज की रोशनी, तापमान और नमी का एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जिसने लाखों सालों से जिंदगी को फलने फूलने का मौका दिया है। इसीलिए इन ट्रॉपिकल क्षेत्रों को ऑप्टिमम बायोम कहते हैं। ये पृथ्वी का कह सकते हैं क्रिएटिव और एनर्जी से भरा दिल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये खजाना इतना बड़ा है तो इसके सबसे कीमती और सबसे ज्यादा खतरे में पड़े हुए हिस्से कहाँ हैं? क्या हमने धरती के कुछ ऐसे इमरजेंसी वार्ड्स या आईसीयू की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जी हाँ, और इसका जवाब है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये धरती की वो खास जगह हैं जो दो शर्तें पूरी करती हैं। पहली, वहां एंडेमिक स्पीशीज की भरमार हो, यानी ऐसे पेड़ पौधे और जीव जो सिर्फ और सिर्फ उसी एक इलाके में मिलते हैं और कहीं नहीं। और दूसरी शर्त, जो कि बहुत चिंता की बात है, वो ये कि उस इलाके का 70% से ज्यादा कुदरती घर तबाह हो चुका हो। मतलब ये वो खूबसूरत और अनोखे घर हैं जिन पर तबाही का साया मंडरा रहा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 36 हॉटस्पॉट्स पहचाने गए हैं। सोचिए, बस 36। हाल ही में 2016 में द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को इस लिस्ट में 36वें हॉटस्पॉट के तौर पर जोड़ा गया था।
ये छोटा सा नंबर हमें बताता है कि पृथ्वी के ये सबसे कीमती हिस्से कितने नाजुक हैं और उन्हें बचाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और यहीं पर भारत की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। भारत दुनिया के मेगा डाइवर्स देशों के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर है। ये दुनिया के उन सिर्फ 18 देशों का क्लब है जहां धरती की ज्यादातर प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात तो है ही, लेकिन ये अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। और जब बात आती है भारत की खजानों की, तो लिस्ट काफी लंबी है। कुछ नगीनों की बात करें तो हमारे पास पूर्वी हिमालय है, जो एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है। दक्षिण में केरल की साइलेंट वैली है, एक ऐसा अछूता जंगल जहां प्रकृति आज भी अपने असली रूप में सांस लेती है। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी, जिसे तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। लेकिन इन सभी खजानों पर खतरा मंडरा रहा है। तो इस कहानी के विलन कौन हैं? कौन है वो बड़ी ताकतें जिनसे हम आज भी लड़ रहे हैं? इन्हें द ईविल क्वार्टेट भी कहा जाता है, यानी वो 4 सबसे बड़े दुश्मन जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी जानवरों के कुदरती घरों का उजड़ना। हमारी बस्तियों, सड़कों और खेतों के लिए जंगल कट रहे हैं। दूसरा है प्रदूषण, खासकर कीटनाशक, जो फूड चेन में नीचे से ऊपर तक जमा होते जाते हैं और जानलेवा बन जाते हैं। तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी प्रजाति का इतनी तेजी से शिकार करना कि उसकी आबादी दोबारा बढ़ ही ना पाए। और चौथा है क्लाइमेट चेंज, जो मौसम और माहौल को इतनी तेजी से बदल रहा है कि प्रजातियां उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये चारों दुश्मन मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सिर्फ विलेन नहीं है। इस खजाने को बचाने के लिए दुनिया भर में हीरोज भी हैं। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें जो इस ग्लोबल लड़ाई को लड़ रही हैं। इन हीरोज में सबसे बड़ा नाम है IUCN, जिसे आप नेचर कंजर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। और इसकी रेड लिस्ट, जो 1964 में शुरू हुई थी, दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है। ये हमें साफ साफ बताती है कि कौन सी प्रजाति खत्म होने के कितने करीब है। ये एक तरह से हमारी धरती का रिपोर्ट कार्ड है। अब इन प्रजातियों को बचाने की 2 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसे आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट एट होम, मतलब प्रजातियों को उनके कुदरती घरों में ही सुरक्षा देना। दूसरी है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो एक तरह का इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसमें किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक घर से बाहर निकालकर किसी सेफ जगह पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इन सीटू के उदाहरण हैं हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। या हम सिर्फ एक शेर को नहीं, उसके पूरे घर यानी पूरे जंगल को बचाते हैं। वहीं एक्स सीटू के उदाहरण हैं जू, बोटैनिकल गार्डन्स और जीन बैंक्स, जहां प्रजातियों को बचाने के साथ साथ उनकी आबादी बढ़ाने में भी मदद की जाती है। तो इन ग्लोबल स्ट्रैटेजीज के बीच भारत का अपना एक्शन प्लान क्या है? हमारे पास इस खजाने को बचाने के लिए कौन से कानूनी कवच हैं और हम जमीन पर क्या कर रहे हैं? भारत के पास एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल है, और वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये कानून सिर्फ जानवरों को बचाने की बात नहीं करता। इसका एक बहुत जरूरी काम है बायोपायरेसी को रोकना। बायोपायरेसी का मतलब है जब कोई बाहरी कंपनी हमारे पारंपरिक ज्ञान या जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बिना हमारी इजाजत और बिना फायदा बांटे कर ले। ये कानून पक्का करता है कि इसका फायदा उन लोकल कम्युनिटीज को भी मिले जो सदियों से इन संसाधनों की हिफाजत करते आए हैं। और ये कंजर्वेशन सिर्फ कानून की किताबों तक ही नहीं है, जमीन पर भी बहुत कुछ हो रहा है। भारत में डुगोंग, जिसे प्यार से समुद्री गाय भी कहते हैं, उसे बाघ के बराबर कानूनी सुरक्षा दी गई है। पूर्वी हिमालय की शान रेड पांडा को बचाने के लिए खास कोशिशें हो रही हैं। और सोचिए, महाराष्ट्र ने तो एक खूबसूरत तितली ब्लू मॉर्मन को स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है, ताकि लोग इन छोटे से परागणों की अहमियत को समझें। ये सारी कोशिशें हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती हैं। ये साफ है कि कंजर्वेशन सिर्फ नेशनल पार्क की बाउंड्री के अंदर नहीं हो सकता। इसे हमारी विकास की योजनाओं, हमारी खेती की नीतियों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम डेवलपमेंट या विकास की परिभाषा को फिर से लिख सकते हैं? असली चुनौती यही है कि हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को 2 अलग-अलग, एक दूसरे के दुश्मन न समझें, बल्कि उन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू बनाना सीखें। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक हेल्दी इकोसिस्टम ही एक हेल्दी इकोनॉमी की नींव है, तब तक हमारी ये लड़ाई अधूरी रहेगी।
इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।